हेलो एवरीवन, ईडू फॉर ई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आगे चल करके मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमारा जो नंबर है ऑफिशियल नंबर है 9147786396। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें और हम कोशिश करेंगे अच्छे स्टूडेंट्स का, जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। और काफ़ी ध्यान रहेगा मेरा भी उस ओर, अगर किसी टाइप का डाउट रहा, प्रॉब्लम रहा तो हम उस ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के उसे सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है ए लिख करके कि हम मेंस और एडवांस के लिए आगे प्रिपरेशन चाहते हैं। कल वाला थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक बार बोल देना कि ये जो लिख रहे हैं वो क्या है। एक नंबर ले लेते हैं 0.32777। एक क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? रेशनल, क्योंकि इरेशनल एकदम बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होता है, वो जाते रहता है। रेशनल, इरेशनल से याद रखना √3, √2, पाई, ये सारा इरेशनल है, ये बिल्कुल जाते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारा रेशनल है। और इसके बाद टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। रिकरिंग की नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग हो गया। रिकरिंग मतलब जिस पर लाइनिंग हम लोग ऊपर ड्रॉ करते थे, जो एक निश्चित नंबर के बाद बार बार रिपीट होता था, उसको रिकरिंग बोलते थे। तो ये हमारा नॉन रिकरिंग हो जाएगा। और भी एक नंबर ले लेते हैं 0.3 या फिर 0.237। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं 0.23777, क्योंकि 7 के ऊपर ए वाला साइन है ना, तो 7 वाला ही बार बार होता रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, रेशनल की इरेशनल? इरेशनल। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर रेकनिंग साइन आ जाता है ना तो फिर वो इरेशनल नहीं होता है, फिर वो रेशनल हो जाता है। एक कल भी एग्जाम्पल लिखवाए थे, एक बार देख लेना कॉपी में। ये डिफिनेशन है। अगर यहाँ पर साइन एक ही चीज़ बार बार रिपीट होने लगा ना तो फिर उसको हम लोग रेशनल के अंदर डालते हैं, वो इरेशनल के अंदर नहीं आता है। इरेशनल मतलब कि कुछ भी डिफिनिट नहीं आ रहा है, मतलब अगला टर्म क्या आएगा उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, तो उसको इरेशनल बोलते हैं। ये हमारा रेशनल हो जाएगा। और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग ना, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा लिख लेना कि मतलब डिफरेंस याद रहे सब में। और एक क्या हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा। इतना एनफ है, बाकी और करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बार टेबल एक बना देते हैं जिसमें रियल नंबर को तुम लोग कैसे देखोगे। अगर हमारा रियल नंबर है तो रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा हो जाएगा रेशनल और दूसरा हो जाएगा इरेशनल। और उसके बाद रेशनल को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, रेशनल को हम लोग फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक में हो जाएगा इफ़ रिमाइंडर इज 0, इफ़ रिमाइंडर इज 0। जैसे कि 4/2 कर रहे थे, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, तो एक इस पार्ट में डिवाइड करते हैं, दूसरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब 2.135 ऐसे करके कुछ आ रहा है। तो रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो इसको रिमाइंडर नॉट 0 लिख देते हैं। रिमाइंडर को R से डिनोट करते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर नॉट 0। ठीक है, अब रिमाइंडर नॉट 0 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 2 चीज़ हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रिमाइंडर नॉट 0 उसको हम लोग टर्मिनेटिंग वाला में डाल देंगे। टर्मिनेटिंग और यहाँ पर साथ में नॉन रिपीटिंग कर देते हैं,
नॉन रिपीटिंग है तो रेशनल है। टर्मिनेटिंग, देखो टर्मिनेटिंग इधर भी हो सकता है और इधर तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है। टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, यहाँ पर टर्मिनेटिंग के साथ हम डाल रहे हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे कि अभी तुम 3/2 बोला, जैसे एग्जाम्पल हो गया 3/2 1.5। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कर देते हैं, या फिर रिकरिंग जिसको बोलते हैं, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। इसमें हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 1/3 का। तो 1/3 अगर हम लोग लिखेंगे तो 0.33 ऐसे करके जाता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में क्या है, रिपीटिंग है। देखो रियल नंबर के अंदर ये दोनों आ रहा है, एक जो इन्फिनाइट तक जा रहा है वो भी हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर के अंदर आ रहा है। एक जो इन्फिनाइट तक जा रहा है वो भी, और एक जो इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा है वो भी, दोनों का दोनों रेशनल है। तो अब उसके बाद इसमें आते हैं, इसमें तो डिफिनेटली रिमाइंडर हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा इरेशनल में। और क्या होगा, इसमें हम लोग डालते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। देखो क्योंकि रिपीटिंग अगर हो गया तो फिर हमारा आ जाएगा रेशनल के अंदर। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। हाँ, नॉन रिपीटिंग हमारा इरेशनल हो जाएगा ना, जैसे कि क्या बोल रहे हो? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ गया तो वो तो इरेशनल ना। क्या बोल रहे हो चार्ट में? ऊपर में क्या? ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लेफ्ट साइड यहाँ पर क्या, नॉन रिपीटिंग एंड ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड रिकरिंग। इसको 0.3 ऐसे भी लिख सकते हैं। 3/2 क्या है? हाँ, टर्मिनेटिंग ये तो रेशनल हो गया ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग तो ऐसे ही जितना टर्मिनेटिंग हो वो सारा का सारा रेशनल होगा। जैसे ही टर्मिनेटिंग आ गया फिर वो रिपीटिंग हो या ना हो वो तो हमारा रेशनल ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन टर्मिनेटिंग वाला रिपीटिंग कभी होगा ही नहीं। जब टर्मिनेटिंग है तो फिर वो रिपीटिंग कैसे होगा? हाँ, कुछ भी लिख लो 0.67 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके। तो सर दिस इज नॉन रिपीटिंग। हाँ, नॉन रिपीटिंग तो है, क्योंकि रिपीटिंग कब होगा, जब यहाँ पर हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये तो लाइन ड्रॉ नहीं किया हुआ है तो नॉन रिपीटिंग है। एक क्वेश्चन लिखो तो, इंसर्ट ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच रेशनल नंबर बताना है। एक तो रेशनल नंबर और एक तो इरेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल कितना आया? 2.5। अच्छा, और तुम भव्या स्कूल में पढ़ चुकी हो ना? हाँ सर। दो रेशनल इरेशनल बताओ कैसे निकालेंगे? कितना रहा है? √6। हाँ, इतना टाइम कैसे लगा कॉपी में देखने में? सर याद नहीं आ रहा। हाँ लिख लो, लिखो तो। हाँ बता रहे हैं, लिखो तो। सॉल्यूशन में लिखो, इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रेशनल नंबर्स,
इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रेशनल नंबर्स सच दैट ए बी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा कंडीशन एक हो रहता है। जैसे यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई किए तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है। इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रेशनल नंबर सच दैट ए बी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर, देन अंडर रूट ए बी इज, अगर ए और बी दो ठो नंबर है और मल्टीप्लाई करने से अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो अंडर रूट ए बी हमारा जो होगा, अंडर रूट ए बी इज एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। लाइंग बिटवीन ए एंड बी। इसमें देखना ये भूलने वाला बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। टेबल वेबल थोड़ा सा देखते रहना, क्योंकि इतना सारा चीज़ इसमें है ना, नहीं थोड़ा सा के लिए कंफ्यूज कर जाओगे कि रिपीटिंग वाला किस में होगा, नॉन रिपीटिंग वाला किस में होगा। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, भूलने वाला चीज़ बहुत सारा है, छोटा छोटा सा चीज़ है लेकिन याद रखना पड़ेगा। ऑल्सो इफ़ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, अगर ए और बी रेशनल नंबर रहा तो also if a and b are rational number then a plus b बटा 2 is a plus b by 2 is a rational number between them। ये हमारा इरेशनल हो जाएगा और ये हमारा रेशनल हो जाएगा, क्योंकि रूट 6 अगर निकालोगे तो ये मतलब कभी फाइनाइट नहीं आएगा, निकालते रहो कुछ न कुछ आता रहेगा हमेशा, 2.3146 ऐसे करके आता ही रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, इरेशनल हो गया हो। और इसी में अगर हाँ बोलो। So in the question it was told to find the two an irrational number between 4 and 6. हाँ, अगर 4 और 6 के बीच तो निकाल ही लेंगे, 4 है और 6 है तो अंडर रूट 24 हो जाएगा। लेकिन ए पूछ सकता है कि 2 और 3 के बीच दो ठो इरेशनल नंबर निकालो, जैसे एक तो निकाल लिए अंडर रूट 6 आया, एक और इरेशनल नंबर पूछेगा तो उसको कैसे निकालेंगे। तो 2 और 3 के बीच एक हो गया रूट 6, तो अब इन दोनों के बीच एक और निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 6 का अंडर रूट, ये हो जाएगा दूसरा इरेशनल। तो पहला इरेशनल नंबर ए और सेकंड इरेशनल नंबर ए। जैसे मान लो 2 और 2.5 के बीच दो ठो निकालना है तो क्या करेंगे, पहला हो जाएगा अंडर रूट 5 और दूसरा हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 5 का अंडर रूट। और रेशनल निकालना तो इजी है, वो बस a प्लस बी बाई 2 करते जाओ। एक क्वेश्चन और लिख लो, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.12 एंड 0.13। इसके बीच में दो ठो इरेशनल नंबर हम 0.12 112 उसके बाद 112 उस सीरीज में चलता जाएगा। अच्छा ठीक है। ऐसे करके चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से हम लोग और भी लिख सकते हैं, 0 पॉइंट पहला वाला सेम लिख लो 1 2 यहाँ तक रहने दो और बीच में इधर अब जो लिखना है लिख दो 0 1 0 0 1 0 0 0 1 इस टाइप से। तो ये सिर्फ ध्यान ये रखना है कि 0.12 और 0.13 के बीच में होना चाहिए। तो देखो 0.12 से ए वाला बड़ा है और 0.13 से छोटा है, दोनों का दोनों। ये अगर ए है और ए बी है तो हम लोग देख रहे हैं कि 0.12 से ये वाला जो है बड़ा हो जाएगा ए और इससे बड़ा होगा बी और इससे बड़ा हो जाएगा 0.13।
एक क्रम यहाँ पर क्यों देते हैं? ये जो क्रम यहाँ पर दिख रहा है ना 1 2 1 1 2 1 1 1 2, ये हम लोग क्यों देते हैं? ये हम लोग इसलिए देते हैं ताकि आगे दूसरा आदमी को पता चल जाए कि यहाँ पर क्या आने वाला है। अगर ऐसे हम लोग कुछ लिख देंगे ना 0.12 उसके बाद 1 1 6 9 कुछ भी अगर लिख देंगे ना तो फिर आगे पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक क्रम दे देते हैं जिससे आगे मतलब जो जांच कर रहा है उसको पता चल जाए कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। एक्चुअल में तो जो लिख रहे हैं नीचे कुछ भी लिख देंगे, 0.12 के बाद कुछ भी लिखेंगे इन्फिनाइट तक जाएगा तो इरेशनल ही हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक क्रम दे देते हैं जिससे जाँच करने वाले को पता चल रहा है कि आगे क्या आ रहा है। So we won't use steps under root AB. क्या? So we won't use that formula under root AB. अंडर रूट AB इसमें? Yes sir. हाँ वो भी तो कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। थोड़ा वो मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So what formula is this one without multiplication? क्या बोल रहे हो? एक क्या नहीं आया? Sir, I can't understand how you got this answer. वो मतलब तुम अगर कोई तीसरा लिखने के लिए आएगा तो तुमको थोड़ा दिक्कत होगा लिखने में ना। Sir, I can't understand how you got this answer. नहीं, सिर्फ यही आंसर नहीं होगा, बहुत सारा आंसर तो हो सकता है, कुछ और भी तो हो सकता है। हमको सिर्फ लिखना है किसके किसके बीच, 0.12 और 0.13 के बीच। तो तुम एक ऐसा एग्जांपल बोलो जो इसके बीच में हो, वो भी तो आंसर होगा। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यही आंसर होगा। 1 2 के बाद 3 लिख लो, 1 3 3 1 3 3 3 1, ये भी तो होगा ही। कोई भी चीज़ बस रिपीट करवा देंगे ताकि सामने वाला को पता चल सके कि अगला टर्म क्या आने वाला है, बस इतना ही हम लोग को ध्यान। 1 2 सिर्फ सेम ले लेंगे क्योंकि हम लोग को चाहिए 1 2 और 1 3। एक्चुअल में 120 इसको समझ लो कि 120 है और ये वाला है 0.130। तो इसके बीच में लेना है तो हम लोग यहाँ पर 1 कर देंगे, 121 कर देंगे, 0.121 कर सकते हैं, 1 2 2 कर सकते हैं, 1 2 3 कर सकते हैं। अब 1 2 2 2 ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ए वाला करेंगे तो ये तो फिर रिकरिंग वाला हो गया, तो ये फिर हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें फिर यहाँ पर आ गया, ये फिर रेशनल नंबर हो गया। तो ध्यान रखना है कुछ भी करेंगे तो वो ऐसा करेंगे कि ये न पता चले कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। कर सकते हो तुम लोग। Sir, no sir, it is there in the last exercise of NCERT. अच्छा, अभी स्कूल में नहीं हुआ है तुम्हारा ना? No sir, it is over, but I haven't understood anything. अच्छा, तुम भव्या? सर याद नहीं है। ये वाला देखो, ये थोड़ा सा इसमें भी स्टेटमेंट लिखना रहता है ना, इसलिए थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम होता है। हम लोगों को प्रूफ करना है कि √2 जो है इरेशनल है। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट √2 इज रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। तो जब ये रेशनल नंबर है तो फिर हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तब तो हमारा √2 किसके बराबर हो जाएगा, p/q के बराबर होगा, जहाँ पर p और q को एक से छोड़कर, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। लिख सकते हैं यहाँ पर वेयर देयर इज नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि कॉमन फैक्टर रहेगा तो फिर तो कैंसिल हो जाएगा। रेशनल नंबर का मतलब होता है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ करके। वेयर देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब इसके बाद हम लोग कर लेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर कर देंगे तो 2 बराबर हम लोग को मिल जाएगा p² / q²। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि पी स्क्वायर को 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 6 बराबर अगर हम लोग 2 इंटू 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इंडिकेट्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 2k पी स्क्वायर। What is K, sir? के कोई एक कांस्टेंट है, 2 से डिविजिबल है तो एग्जैक्ट 2 तो नहीं लिखेंगे, इसका 2 इंटू कुछ होगा। ठीक है, के हमारा एक कांस्टेंट हो गया, तो पी स्क्वायर बराबर 2k हो जाएगा। तो Sir, when why you have removed Q square? क्या Sir, why you have removed Q square? वाई Why you have removed Q square? क्यू स्क्वायर को हम लोग छोड़ क्यों रहे हैं? देखो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ए बता रहे हैं, हम लोग को किस तरह से प्रूफ कर लेना है ना। ऊपर में हम लोग ए एज्यूम कर रखे हैं कि पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक को छोड़ करके। अब अगर हम लोग किसी तरह से प्रूफ कर लेते हैं कि पी और क्यू में कोई अदर फैक्टर है एक को छोड़ करके, तो हमारा ऊपर में जो मानना था ना वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर हम लोग लिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि 2 इंटू क्यू स्क्वायर आया है, जैसे 2 इंटू 3। ठीक है ना, तो क्यू स्क्वायर की जगह पर समझ लो यहाँ पर 3 है। तो इस इतना देख करके हम इतना तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि 6 में 2 से भाग लग जाएगा, तो हम बस वही लिखेंगे। पी स्क्वायर में 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पी स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप, Sir, I can't understand why you used Q. क्यू का हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब 6 मान लो कि 6 बराबर कोई 2 इंटू 3 लिख रहा है, तो हम लोग तो लिख सकते हैं कि 6 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 6 इज लिखना है तो लिख लो यहाँ पर। इंडिकेट्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई क्यू स्क्वायर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ बोल सकते हैं कि 6 हमारा जो है और 2 से डिविजिबल है, और एक चीज़ और बोल सकते हैं कि 6 जो हमारा है और 3 से डिविजिबल है, और आगे जिसका ज़रूरत पड़ेगा वो हम लोग यूज करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये दोनों लिख लिए। ठीक है, अब उसके बाद अगला स्टेप में अगला स्टेप में क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से ये वाला जो आएगा पी स्क्वायर बराबर 2k हम लोग लिख लिए, तो p बराबर है √2k आ जाएगा। यहाँ से हम लोग को a मिल रहा है कि p हमारा जो है √2k के बराबर है। अब इसका यूज, इसको हम पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2k है ना, अगर पी स्क्वायर में 2k से डिवीजन हो रहा है, मतलब पी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो p भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। इंडिकेट्स p विल also be divisible by 2। सो p बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2k, क्योंकि देखो अगर हमारा पी स्क्वायर 2 से, पी स्क्वायर में अगर 2 से भाग लग रहा है तो इसका मतलब पी स्क्वायर का वैल्यू 4 होगा, 6 होगा, या फिर 6 भी तो हो सकता है। पी स्क्वायर का वैल्यू 6 भी हो सकता है, तब तो फिर नहीं होगा। p बराबर 2k अगर हम लोग लेते हैं तो 4k स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हम ले लेते हैं p इज इक्वल टू 2k, क्योंकि p बराबर अगर 2k हम लोग लेते हैं तो वो भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। अब उसके बाद p बराबर जब यहाँ पर 2k हम लोग ले रहे हैं तो अब इसको 1 मान लेते हैं नाउ, और a वाला 2 मान लेते हैं नाउ बाई 1 एंड 2।
1 और 2 से हम लोग को मिल जाएगा p बराबर अब हम लोग कितना रख लेंगे 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, या यहाँ पर 2k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल रहा है, इंडिकेट्स q इज also divisible by 2। रुक जाना, एक कॉल आ रहा है। और नहीं है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए ना, अभी हम फ्री नहीं है, 10 बजे के बाद फ्री होंगे, 10 साढ़े 10 के बाद। ठीक है, आप साढ़े 10 के बाद कर लीजिए। मॉर्निंग में फिर फ्री नहीं रहेंगे, आप साढ़े 10 के बाद ही कर लीजिए। यहाँ तक समझ में आया सारा कुछ? Sir, can't understand after now by 1 and 2. नाउ बाई 1 एंड 2 यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक रिजल्ट का और 2 रिजल्ट का यूज किए। एक में हम लोग को दिया हुआ था p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, और p बराबर यहाँ पर आया है 2k, तो p के जगह पर 2k रख लिए, तो इसका स्क्वायर हमारा इक्वल हो गया 2q स्क्वायर के। तो 4k स्क्वायर हमारा बराबर कितना हो गया 2q स्क्वायर के, तो 2k स्क्वायर कितना बराबर हो गया q स्क्वायर के, मतलब कि q स्क्वायर में भी 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, इस एक क्या बता रहा है, ये बता रहा है अगर ऊपर जैसा ही हो गया, जैसे कि कहीं पर अगर 6 लिखा हुआ है और वो 2 इंटू 3 है, इसका मतलब कि 6 में 2 से भाग लगेगा, तो यहाँ पर 2 इंटू k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर है, इसका मतलब कि q स्क्वायर में 2 से भाग लगेगा। और जब q स्क्वायर में 2 से भाग लग रहा है तो इसका मतलब कि q में भी 2 से भाग लग जाएगा। सो q इज डिविजिबल बाई 2। पहले ऊपर में हम लोग प्रूफ किए कि p इज डिविजिबल बाई 2। यहाँ पर हम लोग निकाले थे p विल अल्सो बी डिविजिबल बाई 2, और नीचे हम लोग निकाल लिए q इज अल्सो डिविजिबल बाई 2, मतलब p और q में दोनों में 2 से भाग लग रहा है। लेकिन ऊपर हम लोग क्या एज्यूम करके रखे थे, √2 बराबर p बटा q, वेयर देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, p और q के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसको रेशनल मान करके चले थे ना, और रेशनल में वही होता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लेकिन फाइनली इंड में तो हम लोग को मिल रहा है कि नहीं, 2 एक कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब कि हम लोग जो ऊपर एज्यूम किए थे वो रॉन्ग था। सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। √2 is not rational. √2 is not rational. एक बार नोट करो तो फिर एक बार एक स्टेप समझा देते हैं क्या क्या स्टेप यूज करना है। रूट कितना, Sir, 7 √5 और 6 plus √2. √5, √5 को इरेशनल प्रूफ करें। Sir, 7 √5 और √5 चाहिए। क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। Sir, anything 7 √5 और √5 anything. अच्छा अच्छा, पहले √5 को कर लेते हैं। ए वाला हो गया ना, ठीक है। √5 में हम ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्टेटमेंट लिखेंगे तो तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उसको हम जो स्टेप्स है वो हम सिर्फ बता रहे हैं √5 के लिए। स्टेटमेंट तुम लोग बाद में फिर लिख लोगे। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट √5 इज रेशनल। अगर √5 रेशनल है तो फिर इसको हम लोग p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p बटा q के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, साथ में p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसको कुछ इसमें से कॉमन लेकर के इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, छोटा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक से ए डिविजिबल है। अगला स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 5 बराबर आ जाएगा p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो ये हम लोग को बता रहा है कि हमारा जो p स्क्वायर है वो डिविजिबल है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो p स्क्वायर जब 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कि p भी, सो p विल अल्सो बी डिविजिबल
बाई 5। तो इसका मतलब कि p भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इतना से अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है। p 5 से डिविजिबल है, ठीक है। हम लोग तो a ज्यूम करके रखे हैं ना कि ये दोनों एक को छोड़कर किसी और चीज़ से, मतलब दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ठीक है, p को हम लोग समथिंग इंटू 5 लिख सकते हैं। हो सकता है कि q हमारा समथिंग इंटू 5 नहीं हो, तो उसके लिए अब q को जांच करना पड़ेगा कि q को हम लोग समथिंग इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो उसके लिए अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, p 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं p बराबर, यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है, p बराबर 5k। 5 से डिविजिबल है तो 5k लिख सकते हैं p को। तो अब यहाँ से p का वैल्यू अगर इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, ये हमारा 1 है और ये वाला 2 है। तो अगर यहाँ पर p का वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 25k² इज इक्वल टू 5q²। तो अब 5 से कैंसिल होगा, आ जाएगा 5k² इज इक्वल टू q², या फिर वैसे ही आ गया जैसे ऊपर आया था, q² इज इक्वल टू 5k²। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि हमारा जो q² है वो डिविजिबल है 5 से। q² इज डिविजिबल बाई 5। अब इसके बाद सो q विल also be divisible by 5। सो अब यहाँ से तीसरा पॉइंट, सो p and q both are divisible by 5। so here 5 is common factor between p and q, between p and q। so our assumption, हम तो ये मान करके चले थे कि सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही है, लेकिन यहाँ तो 5 भी आ रहा है। so our assumption was wrong, means root 5 is not rational। समझ में आया पूरा? Sir, part 2 can't understand. पार्ट 2 Except on understand. पार्ट 2 हम लोग यहाँ से यूज किए थे। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर p बराबर हम लोग को 5k मिला था। अब p बराबर 5k मिला था तो इस p को हम लोग You found out p equal to 5k means you told us something into 5. This portion I got. समथिंग इंटू 5 कहाँ पर, इसके नीचे क्या? No sir, p equal to 5k only. अच्छा, When you were writing this, you told something into 5. हाँ एक्चुअली, हाँ देखो क्यों लिखे, जैसे कोई हम लोग को बोलता है कि 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा तो फिर 6 बराबर 3 इंटू कुछ होगा, यहाँ पर कुछ न कुछ होगा। अब क्या होगा एग्जैक्ट हम लोग ऐसे 6 के केस में जान रहे हैं, लेकिन p के केस में नहीं जान रहे हैं, तो इसलिए इसको हम k लिख दिए। अगर कुछ जान रहे होते तो फिर वही लिखते, और कुछ नहीं है। अब कुछ और लिखते हैं। Is it 25k square equal to 5q square? From where you got this? ये तो दोनों तरफ स्क्वायर किए थे। p बराबर 5k का स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर p की जगह पर 5k आ गया था ना, हाँ, तो 5k का स्क्वायर करेंगे तो 25k स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, हाँ। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट 7 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तुम लोग एक बार रूट सेवन करके देख लो, कर पा रहे हो कि नहीं खुद से, बिना देखे करके ट्राई करो, बिना देखे करना।
भव्या तुम भी करना, करके हमको सेंड करना व्हाट्सएप पर। Sir, we have to do this one also, that 7 minus root 3 is irrational. Sir, this one I can't solve. 7 minus root 3 is irrational. 7 - अच्छा वो तो करेंगे अभी, वो भी रहने दो। सर ये तो प्रूफ करना है। क्या आपने कोई और पूरा प्रूफ करना है। क्या क्या फिर से बोलो। सर मैं 7 माइनस रूट 3 प्रूफ कर लीजिए। तुम 7 - √3 कर रही हो? हाँ सर, लगा आपने वो बोला। नहीं, हम √7 बोले थे। अच्छा, ओह, 7 - √3 हो गया क्या? नहीं सर। अच्छा, इसको अभी रहने दो क्योंकि ये तो अभी हम बताया नहीं है। हम √7 बोले थे करने के लिए। अच्छा, मैं कर दूँ। ट्राई करो तो। कर दूँ। लेकिन सर मैं आपको क्लास के बाद भेज सकती हूँ, क्योंकि अभी फ़ोन नहीं है मेरे पास। ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास के बाद कर लेना। मतलब हो गया है ना? हाँ सर, वो आ रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है ना? क्योंकि देखो बहुत दिन के बाद हम पढ़ा रहे तो हम भी थोड़ा सा भूल गए, तो मतलब थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा है जहाँ पर याद रखने की भी ज़रूरत है। अब 7 - √3 को इरेशनल प्रूफ करना ये बहुत ईजी है। ये कैसे देखो, इतना इरेशनल हम लोग वी नो डैट, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे वी नो डैट √3 इज irrational एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एंड साथ में ये लिख लो एंड 7 इज रेशनल नंबर। लिखो यहाँ पर वी नो डैट √3 इज irrational एंड 7 इज रेशनल नंबर। वी नो डैट, उसके बाद लिखेंगे वी नो डैट सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ ए रेशनल एंड irrational नंबर is irrational. So 7 - √3 is irrational. So 7 - √3 is irrational. इसको और एक दूसरे सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ ए रेशनल एंड irrational नंबर इज irrational. So 7 - √3 इज irrational. दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं इस तरह से भी, लेट 7 - √3 इज रेशनल, और उसके बाद लिखेंगे वी नो डैट सम और डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज also रेशनल। अनदर मेथड लिख देना, सेकेंड मेथड। लेट 7 - √3 इज रेशनल नंबर, वी नो डैट एडिशन और सम और डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज also रेशनल नंबर। सो इसलिए 7 - √3 ये क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था रेशनल, क्योंकि 7 रेशनल है और इसको ऑलरेडी हम लोग रेशनल मान चुके हैं। तो 7 में 7 कैंसिल, ये आ रहा है √3, ये आना चाहिए था रेशनल। लिखेंगे बट √3 इज irrational. Contradiction proves that, here contradiction proves that 7 - √3 is irrational. ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। This after 7 minus and below like 7 - √3 equal to √3. Then I can't. यहाँ पर इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा? √3. That's right. After that what you said I can't let it and can't write. इसके बाद ये आना क्या चाहिए था? देखो यहाँ पर हम लोग इसको रेशनल लिए हैं, साथ हमारा ऑलरेडी रेशनल है, और हम लोग स्टेटमेंट में भी लिखे हैं कि रेशनल का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो रेशनल आता है, लेकिन यहाँ पर तो irrational आ रहा है। √3 तो हमारा irrational नंबर है, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग को प्रूफ कर रहा है कि 7 - √3 जो है रेशनल irrational नंबर है।
हाँ, √3 से इरेशनल आफ्टर दैट। यहाँ पर एक क्या लिखना, यहाँ पर इरेशनल लिखा, हाँ, विच इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल आफ्टर दैट। उसके बाद लिखना हेयर कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव्स दैट, क्योंकि रेशनल आना चाहिए था ना, आ गया इरेशनल। हेयर कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव दैट 7 माइनस √3 इज इरेशनल। उसके बाद एक ठो और ए वाला होता है, ए कर लो। प्रूव दैट 2√7 इज इरेशनल। ये हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसमें क्या करेंगे, लेट 2√7 इज रेशनल। ठीक है, 2√7 इज रेशनल। इसलिए हम लोग 1/2 इंटू 2√7 करेंगे इज इक्वल टू √7। ये आना चाहिए था हम लोग का रेशनल। नीचे में लिख देंगे ब्रैकेट में, सिंस डिवीजन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज आल्सो ए रेशनल। सिंस डिवीजन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज also a rational। इसके बाद लिखना हेयर कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव दैट हेयर कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव्स दैट 2√7 इज irrational। So here contradiction then? Here contradiction proves that 2√7 is irrational। So this question you repeat once since how you did I can't understand। इसमें हम लोग क्या किए, सिंपली 2√7 को इरेशनल प्रूफ करना था। हम लोग मान लिए कि 2√7 रेशनल है, ठीक है। तो 2√7 एक रेशनल है और इस रेशनल नंबर को अगर हम एक रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 भी हमारा एक रेशनल है और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 रेशनल नंबर का जो डिवीज़न है वो आना चाहिए रेशनल। 2 रेशनल का सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन सारा रेशनल आता है, लेकिन यहाँ पर आ क्या रहा है, इरेशनल। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, आना चाहिए था रेशनल बट आ रहा है इरेशनल। तो हम लोग लिख देंगे इसको, हमारा जो नंबर है इरेशनल है। Sir, how to prove that 1/√2 is irrational? 1/√2 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि 1 हमारा रेशनल नंबर है। या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको पहले रेशनल एज्यूम कर लेंगे और इसको ये ऑलरेडी रेशनल है, तो ये 2 चीज़ का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए था, रेशनल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आ रहा है √2 जो कि इरेशनल है। क्या बोल रहे हो? So means let 1/√2 is rational. Then what step? let 1/√2 is rational number. Which step? Now multiplication of 2 rational number should be rational, but here 1/√2 into 2 is equal to √2 is। उसके बाद लिखना सम थ्योरम्स रिलेटेड टू रियल नंबर। सम थ्योरम्स रिलेटेड टू रियल नंबर। थ्योरम 1। Sure, wait. Sure, some theorems related to रियल नंबर। उसमें थ्योरम 1 लिखेंगे। Let x be a rational number. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates। मतलब इसको अगर डेसिमल डिवाइड करेंगे तो फाइनली इंड होना है। जैसे कि मान लो 3/2 हो गया तो 1.5 आता है, इंड हो जाता है।
Let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form p by q. x को हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. where prime factorization of q is x को हम लोग लिख सकते हैं p बटा q के फॉर्म में, जहाँ पर q हमारा किस फॉर्म में होगा, वो होगा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m. where prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m. where n and m is पॉजिटिव इंटीजर. n और m हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 32 बटा 125. तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा. टर्मिनेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो q है ना वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा. अगर इसको हम लोग लिख ले तो 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 5 बटा 5 के पावर 3 ना. और इतना ही रहने दो. तो ये हमारा जो q था 125 वो किस फॉर्म में आ गया, 2 के पावर n 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 3 n इंटू m फॉर्मेट में आ रहा है. यहाँ पर n और m 0 हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है. तो 0 है तो ठीक है. अगर 0 आ रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है. तो इसको विदाउट डिवाइड किए हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है. अगर इसको डिवाइड करोगे तो एक कहीं ना कहीं जाकर के ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. इसको सिंपल तरीका क्या होगा डिवाइड करने का, ये 2 के पावर 5 है ना, इसको 125 है तो 125 इंटू कितना करेंगे तो 0 0 आ जाएगा सारा. 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 8 कर दो तो ये आ जाएगा. ऊपर में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 के पावर 5 हमारा ये हो जाएगा 2 के पावर 5 और 2 के पावर 3, 2 के पावर 8 बटा ये हो जाएगा 1 पर कितना 0, 1000 हो जाएगा ना, 1000. और 2 के पावर 8 कितना होता है, 256 होता है. 256 बटा 1000 कितना आ जाएगा, 0.256. ये आएगा डिवाइड करने से. मतलब फाइनली इन ख़त्म हो जा रहा है, 0.256 के बाद ख़त्म हो जाएगा. वही मतलब टर्मिनेटिंग है. अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में आएगा. इसी तरह से अगर हम लोग 9/25 लेते हैं तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसको 9 बटा 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं. Sir, why q should be always written in the form of 2 to the power n into 5 to the power m? Means why only 2 to the power n and 5 to the power m? ये उल्टा नहीं, देखो n m ये तो उल्टा कर ही सकते हैं. इसको m और n लिखेंगे तो उससे कोई फर्क थोड़ा ही पड़ेगा. बस m और n हमारा पॉजिटिव है. हाँ, तो why the base should be 2 and 5? क्योंकि 2 और 5 लेने से हमारा नीचे वाला जो टर्म है ना कहीं ना कहीं वो 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे 2 के पावर 3 ले लो, 5 ले लो, तो वो कुछ ना कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में आ जाएगा. और हम लोग जानते हैं कि अगर 100, 1000, 1000 ये सब से अगर डिवाइड करेंगे ना किसी नंबर को तो फाइनली ख़त्म होना ही है. इसलिए हम लोग 2 और 5 ही लेते हैं. This 2 to the power 5 into 8 by 125 into 8, then how we have simplified it? क्या बोल रहे हो, 2 के पावर 5? So this one 2 to the power 5 into 8 by 125 into 8. This we have written, then how we have simplified it?
तो इसका वैल्यू नीचे वाला तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ रहा है, हाँ और ऊपर वाला 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 3, 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, अच्छा, हाँ फिर पावर ऐड हो गया। noted. Sir, this was theorem 1.5 of the NCERT. और थ्योरम 1.5 उसमें दिया है, हाँ तो सारा मैच कर जाएगा कहीं ना कहीं। उसके Sir, you are बाद following which book? ये ओलंपियाड का बुक। हाँ, उसके बाद लिखो थ्योरम 2, इफ x बराबर p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर, such that the prime factorization of q is not of the form 2 के पावर n into 5 के पावर m where n and m are positive integer, n और m हमारा पॉजिटिव इंटीजर, या फिर जीरो भी तो हो जाएगा। factorization of Q is सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m where n and m are जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। ऊपर वाला में भी जीरो शायद नहीं हम लिखा है, जीरो भी लिख लेना, जीरो होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, एन और एम। ऊपर वाला में सिर्फ पॉजिटिव लिखवा दिए थे, जीरो भी हो सकता है। देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन, then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating। ये non-terminating होगा और repeating होगा। यहाँ पर दिया है non-terminating और repeating। non-terminating और non-repeating हो सकता है, कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो p बटा q के फॉर्म में हो और इसको डिवाइड करने से हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ रहा हो, ऐसा कुछ होगा। नॉन रिपीटिंग अभी जो लिखा है थ्योरम उसमें है नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीटिंग। जैसे x बराबर हम लोग ले लेते हैं 1/7, तो 7 को हम लोग 2 के पावर m और n 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो एक क्या होगा, रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और साथ में रिपीटिंग होगा। नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर नॉन रिपीटिंग होगा तो फिर वो इरेशनल हो जाएगा, और इरेशनल हो जाएगा तो उसको p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नॉन रिपीटिंग नहीं होगा। जब भी होगा तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। अब तुम लोग थोड़ा जांच कर लो, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। 17/8 क्या है, टर्मिनेटिंग इन नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग है, हाँ। Sir, as 8 can be written in the form of 2 to the power 3 into 5 to the power 0. हाँ, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0 हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 64/455। So this is not नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है ना। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होगा, रिपीटिंग की नॉन रिपीटिंग? I thought that the prime factorization of 455 is not coming out in the form of 2 to the power n into 5 to the power n. तो उसे तो it should be repeating only, not converting repeating. हाँ, रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग हो ही नहीं सकता। नॉन रिपीटिंग हो तो फिर वो इरेशनल बन जाएगा, और इरेशनल को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग जैसे ही आएगा हम लोग बोल देंगे रिपीटिंग होगा। और एक तो एग्जांपल ले लेते हैं, 23/2 के पावर 3 और 5 का स्क्वायर।
ये तुम लोग को बताना है कि कितना आएगा डिवाइड करने के बाद। ये तो दिख रहा है कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है, लेकिन डिवाइड करने के बाद कितना आएगा वो कैसे पता करेंगे। हम लोग वैसे डिवाइड नहीं करेंगे कि मतलब 23 में हम लोग भागा दे दिए सारा मल्टीप्लाई करके 256 आया तो 265 आया तो 265 से, ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो डिवाइड करना इजी तब होगा ना जब 2 और 5 इक्वल नंबर में होगा। जैसे 23 बटा यहाँ पर 2 के पावर क्यू है ना, तो 2 × 5 के पावर हम लोग 2 कर देते हैं, और एक्स्ट्रा एक ठो क्या बच जा रहा है, 2 बच जा रहा है, क्योंकि 2 3 गो था, 2 गो तो हम लोग यूज कर लिए, एक ठो बच जा रहा है। तो ये वाला तो आसानी से 10 बन गया, 5 में 2 से मल्टीप्लाई किए 10 बन गया, और 10 से डिवाइड करना इजी होता है। ये 10 नहीं बन रहा है, तो इसको 10 बनाने के लिए एक 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब हो जाएगा 115 ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 100 × 10 1000, तो ये आ गया 0.115। इस तरह से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। इसको नोट करो, एक कॉल आ रहा है, हम देख रहे हैं कौन है। अच्छा, उसमें हमको ये पूछना था कि वारंटी जो होता है, वारंटी वो फिर वो बिग बाज़ार का ही रहेगा कि सर्विस सेंटर का रहेगा? सर्विस सेंटर में रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके 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 ओके। Sir, how we got the denominator as 1000? इसको 10 का स्क्वायर कर लो तो ए वाला जो देगा 100 देगा, अच्छा, और ए वाला देगा 10, तो 1000 हो गया। उसके बाद आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। I have one question. प्रीवियस पिछला वाला चैप्टर। Yes, sir, from the previous one. हाँ So this how we can find this question 129 by 2 to the power 2 129 बटा 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 5 के पावर 7, and 7 के पावर 5। तो ये तो हमारा ए हो जाएगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग, अच्छा, क्योंकि 7 आ गया ना। means the q cannot be expressed in the form of 2 के power n into 5 के power n। इतना के साथ कुछ और नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2 के पावर 5, 2 के पावर m और 5 ये आना चाहिए, 2 के पावर m और 5 के पावर n, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो it will be not terminating। नॉन टर्मिनेटिंग कर देना। इसको छोड़, अगर यहाँ पर ए वाला है लेकिन इसके साथ भी अगर कोई दूसरा टर्म आ जाता है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसमें लिखना फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist unique integer q and r satisfying। अगर कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है a और b, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं bq प्लस r, ठीक है। जहाँ पर हमारा जो r होगा, वेयर r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, ठीक है। अगर कोई भी फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r सेटिस्फाइंग a बराबर bq प्लस r। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक ठो ले लेते हैं, नंबर ले लो 23 इज इक्वल टू, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं नंबर 23 and 5। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 23 को लिख सकते हैं 5 × 4 और प्लस 3, तो
तो यहाँ पर इसको a प्लस बी क्यू प्लस आर से, अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर से कंपेयर करें तो हमारा a हो गया इतना, और इसमें 5 से डिवाइड किए थे ना, तो b हमारा हो गया 5, ये b हो गया, और a वाला जो हो गया q हो गया, और a हो गया r। ये हमारा जो r है, जो 3 है, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है। अगर पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो बराबर हो जाएगा, और नहीं तो b से हमेशा छोटा होगा। मतलब 5 से हम लोग डिवाइड कर रहे थे ना, 23 को 5 से डिवाइड किए थे, तो जो रिमाइंडर आएगा ना, ये r हमारा क्या है, रिमाइंडर है एक तरह से। तो वो वाला जो होगा जो हमेशा 5 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यही बार बार लिखना रहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। डिविडेंड, डिवीजर, कोसेंट और रिमाइंडर इसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और ए हो जाएगा इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट। क्यू को कोसेंट बोलते हैं, और वी हो गया डिवाइजर जिसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और प्लस रिमाइंडर आर हो गया। हम लोग का ए वाला जो हो जाएगा बीच वाला, ए डिविडेंड हो जाएगा, ए हो जाएगा डिवाइजर, ए हो जाएगा कोसेंट, और नीचे हो जाएगा। अब नीचे एक क्वेश्चन लिख लो, यूजिंग डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब कि ये जो थ्योरम ऊपर बताया है ना, इस थ्योरम का यूज करके, मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इस चीज़ का हम लोग को बार बार यूज करना है और HCF निकालना है। क्वेश्चन में हमारा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द HCF ऑफ 418 एंड 33, 418 एंड 33, ये पता है दोनों को? तुमको भैया, तुमको पता है ना? कॉपी देखना पड़ेगा। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या क्वेश्चन? हाँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके 418 और 33 का HCF निकालना है। ये शायद पिछला एक दिन करवाए थे तुमको। हाँ तुमको करवाए थे, तुम की भी थी। ठीक है, देखो हम इसको बता देते हैं। इसमें हम लोग जो बड़ा नंबर है उसको A पकड़ेंगे और जो छोटा नंबर है उसको B लेंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 418 इज इक्वल टू 33 इंटू 12 प्लस 22, स्टेप 1 में, स्टेप 1 मल्टीप्लाई कर लो। 12 में 3 से करोगे तो 36, और 12 में 3 से करोगे तो 36 और 3 39, और प्लस 22। अच्छा, so we need to use the word here also. Sir, I thought that this lemma will help me to find out HCF easier. HCF निकाल रहे हैं, लेकिन वो मेथड इसका अलग होता है। हम लोग को ए फार्मूला यूज करके निकालना रहता है। जो डिवीजन वाला फार्मूला ए वाला हम लोग यूज किए ना, इसका यूज करना रहता है बार बार। तो हम वही यूज किए। यहाँ पर डिविडेंड लिख दिए, यहाँ पर डिवाइजर और कोसेंट लिख दिए, और यहाँ पर रिमाइंडर लिख दिए। अब हाँ, नॉर्मल डिवाइड कर लो, और डिवाइड करके पता कर लो कितना कितना आ रहा है। उसके बाद स्टेप 2 लेंगे। स्टेप 2 यही थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना होगा, तो स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोग को। नाउ टेकिंग द डिवाइजर 33 एंड रिमाइंडर 22। अगला स्टेप में लिखना नाउ टेकिंग द डिवाइजर 33। अगला बार हम लोग 33 और साथ में इसको 22 को उठाएंगे। जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको उठाए थे, मतलब 418 और 33 को। अगला बार में जो हमारा 33 और 22 आया है इसका यूज करेंगे। नाउ टेकिंग द डिवाइजर 33 एंड रिमाइंडर 22, अप्लाई द यूक्लिड्स
डिवीजन लेमा मिलेगा हम लोग को 33 इज इक्वल टू 22, 22 से डिवाइड करना है ना, तो 22 इंटू 1 प्लस 11 हो जाएगा। So why we want to take it to 33 and 12? इसमें हम लोग देखो, जब हम लोग HCF निकालते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे हम लोग 418 का निकाल रहे हैं, तो पहले यहाँ से 33 से डिवाइड करते हैं। मान लो 33 से डिवाइड करने के बाद 12 बार में लगाए और यहाँ पर कुछ आया और फाइनली हम लोग को 22 बचा। तो इस बार हम लोग किसको लेते हैं, एक रिमाइंडर को लेते हैं और एक तो यहाँ से 33 आता है, उसी का यूज़ करते हैं ना। ये वाला 33 नीचे चलाता है, तो इसलिए हम लोग वही 33 और 22 को लेकर के अगला स्टेप चल रहे हैं। इससे याद रहेगा, इससे याद रख लेना कि किसको लेकर के चलना है अगला स्टेप में। तो यहाँ पर फिर से वही लिखेंगे, स्टेटमेंट फिर से दोहराना है। अगेन विथ न्यू डिवाइजर 22, स्टेप 3 में लिखेंगे अगेन विथ न्यू डिवाइजर 22 एंड न्यू रिमाइंडर 11, अप्लाई द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अगला बार हम लोग का हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस 0। इतना लिख लेने के बाद हम लोग आ जाएंगे स्टेप 4 में। स्टेप 4 में लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 सो वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, सो वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। स्टेप 5, द लास्ट डिवाइजर इज 11, लास्ट हम लोग 11 यूज किए हैं, लास्ट डिवाइजर इज 11 एंड वी से HCF ऑफ 418 एंड 33 इज इक्वल टू 11। ये आंसर हो गया हम लोग का। द लास्ट डिवाइजर इज 11 एंड वी से HCF ऑफ 418 एंड 33 इज 11। अच्छा, एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हेलो, हम इसीलिए आपको तो बोले थे कि 10 बजे से पहले जाइएगा। हाँ, वैसा टाइमिंग दिया है दोपहर के टाइम में, वो इवनिंग देता हो 2 घंटा तो। एक तो इतना मॉर्निंग दे दिया है कि लोग सोए रहते हैं, और दूसरा ऐसा दिया है कि दोपहर के टाइम में कि वो जल्दी मत। ठीक है, हम आपको 8-9 बजे एक बार कॉल कर देंगे। ठीक ठीक हो गया ये वाला। स्टेप 5 हुआ। Yes sir. So but can't understand that why you took 11 only. लास्ट जो आता है ना हम लोग का, लास्ट हम लोग देखते हैं कि किससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो फाइनली जिससे आता है उसी को हम लोग आंसर बोलते हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार में 22, 11, 22, लास्ट में जो आता है उसी को आंसर बोलते हैं ना। तो रिमाइंडर जहाँ पर 0 होगा ना, वो किस चीज़ से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आया वो देखते हैं फाइनली। तो यहाँ पर 11 से डिवाइड करके आया है, तो इसलिए तो इसमें है कुछ नहीं, बस वो जो स्टेटमेंट है हर स्टेप में एक लाइन जो लिखवा रहे हैं ना बाय यूजिंग एल्गोरिदम, वो वाला बस थोड़ा सा तुमको याद रखना है। So why we need to write that now considering new divisor and that remainder? So means only if I write this line only in the step 1, then after then I do other steps just normally. हाँ, ये भी तो लिख सकते हो, फर्दर बाय अप्लाइंग इक्वलेट डिवीजन लीमा, तो वो करके भी आगे चल सकते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। Every time in all steps if I go writing the statement then time will run out. हाँ, टाइम लगता है, छोड़ सकते हो उसको। ये लिख सकते हो बस बाई अगेन बाई अप्लाइंग इक्वलेट डिवीजन लेमा, वो तो लिखना उतना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट डे करवा देंगे, नेक्स्ट डे NCERT।
और तो कुछ छूटा हुआ नहीं है। Sir, NCERT exercises, and then from this Euclid's division lemma, there are questions like. हाँ मतलब वो क्वेश्चन एनसीईआरटी तो करना ही है, एनसीईआरटी तो अभी देखेंगे ही एक बार। थ्योरी में कुछ नहीं छूटा है, थ्योरी पूरा हो गया। Sir, this I think the fundamental theorem of arithmetic. This topic. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ Arithmetic. अर्थमेटिक। Yes. अच्छा, उसमें क्या था वो, एक बार हमको देखना पड़ेगा क्या है उसमें। So it is in NCERT 1.5. ओ अच्छा, वो एचसीएफ और एलसीएम वाला ना। हाँ, वो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक तो थ्योरम है। ठीक है, उसको नेक्स्ट डे करवा देंगे। Yes, sir. और सब वो ट्रिग्नोमेट्री का तो सेकंड वाला चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस वाला, हाँ। इसके बाद कर लेना। वो तो करवा देना चाहिए था, वो फालतू छूट गया, वो साथ में ही करवा लेना चाहिए था। इसके बाद कर देंगे। Yes, sir. Sir, I have sent you one question from trigonometry. This while solving the previous paper, I couldn't solve this. ओ तुम सेंड कर देना, उसको हम देख लेंगे। अच्छा, this is 5 cos 1 into cos 2 plus into cos 3 dot 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 plus 180 degree equal to how much? 80 तक था, कितना है कॉस? Sir, cos 1 degree हाँ, into cos 2 degree कॉस 3 into cos 3 degree हाँ। dot 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 cos 180 degree. 180 डिग्री तो वही तो जीरो तो हो जाएगा, बीच में कॉस 90 डिग्री भी तो आ जाएगा, और कॉस 90 जीरो होता है। ये बताए थे तुम लोग को। No, sorry for. बीच में कॉस 90 आ जा रहा है ना, ये जीरो हो जाता है। अच्छा, so means in every type of sum like this, we will do like this only. सिर्फ इसमें ही होगा और किसी में होता नहीं है। कॉस में ही अगर 1 से लेके 180 तक रहा तो बीच में 90 आएगा, और तो किसी में ऐसा नहीं होता है। tan में एक तो हो जाएगा, tan नहीं, tan जीरो में जीरो होता है, tan में भी नहीं होगा, सिर्फ कॉस के लिए होगा। अच्छा, if I have doubts related to this, I will send you. डाउट अगर कुछ रहता है तो व्हाट्सएप भी कर दिया करो, ठीक है ना। जब फ्री हम रहेंगे तो थोड़ा देख करके उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ओके सर, ठीक है, बाय सर, बाय। थैंक यू सर।